अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज ईसीजी बेसिक कांसेप्ट 5 लेक्चर चेस्ट लीड्स के क्लिनिकल कोरिलेट्स, जो पार्ट 2 ऑफ चेस्ट लीड्स का था वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आर वेव के प्रोग्रेशन को। सबसे पहले तो जिस तरह उधर हमने डिस्कस किया हुआ था कि आर वेव बनता किस तरह है, असल में आप जाके हार्ट के डायग्राम को देख ले तो जो सेप्टल डिपोलराइजेशन हो रहा था वो एक्चुअली V1 और V2 के करीब जा रहा था बहुत, तो उसकी वजह से एक छोटा सा वेव V1 और V2 में बनता था, ठीक है। और जब मेजर वेंट्रिकुलर उसका डिपोलराइजेशन हो रहा था तो वो अवे जा रहा था V1 और V2 से, तो V1 और V2 में एक डीप क्यू वेव बन रहा था, ठीक है। फिर आगे जाके V3 और V4 और V5 और V6 ज्यादातर इसके साथ अलाइन कर रहा था। ये मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलर, तो आहिस्ता आहिस्ता जब जा रहा था तो ये आर वेव बड़ा होता जा रहा था और ये की वेव जो है छोटा हो रहा था। तो सबसे ज्यादा V5 और फिर V6 थोड़ा सा, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। तो जो ये स्लोप बनता था इस तरह डायरेक्शन में, इसको हम आर वेव प्रोग्रेशन कहते हैं। ये इधर से आर वेव आहिस्ता 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 बड़ा होता जा रहा है, इसको आर वेव प्रोग्रेशन कह रहे हैं। तो नॉर्मली इस तरह का होता है। V6 इज लिटिल बिट शॉर्टर देन स्मॉलर देन V5। उसका मैंने रीजन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये तो थोड़ा सा दूर हो रहा है हार्ट से, क्योंकि ये बहुत दूर लगा हुआ होता है। अभी जाके कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको एक कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं दैट इज एक्सेंटुएटेड आर वेव प्रोग्रेशन, कि जब आर वेव की प्रोग्रेशन ज्यादा हो। मिसाल के तौर पे दिस इज आर वेव, सॉरी दिस। तो नॉर्मली जब आर वेव बनता था, मिसाल के तौर पे जब वो इधर बनता था इस तरह, तो अभी आर वेव इस तरह बनेगा। मतलब जब नॉर्मली आर वेव इधर तक बनता था तो, या इधर तक फिर बनता था इस तरह, तो अभी इसकी बजाय ये ज्यादा होगा, इतना बड़ा होगा पीक इसका। तो ये कौन कौन सी कंडीशन में होते हैं? सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझे। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में को पता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल लीड्स लगे होते हैं, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का मास ज्यादा हो रहा होता है, इतना ज्यादा हो रहा होता है, तो जो मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का वेव बनता था वो ज्यादा उसी डायरेक्शन में चला जाता था, बजाय जाए कि नॉर्मली इसी तक तो लेफ्ट साइड पे ज्यादा जा रहा होता है। और तो इसी वजह से आपकी जो आर वेव्स बनती थी ये और भी डीप हो गई, और जो V5 और V6 का इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, अभी ज्यादातर करंट V5 और V6 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि और भी लिफ्ट की तरफ चले गए। ये वाला जो वेक्टर नॉर्मली इधर था ये उधर शिफ्ट हो गया। क्यों उधर शिफ्ट हो गया? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गई। हाइपरट्रॉफी होगी तो मास ज्यादा हो गया, मास ज्यादा हो गया तो इस साइड पे डिपोलराइजेशन ज्यादा हो रही है। तो जो मीन वेक्टर था पहले इधर था वो उधर शिफ्ट हो गया, तो V5 और V6 के करीब पहुंच गया। तो अभी ज्यादातर जो पहले अगर इधर तक V5 का पीक बनता था, अभी V5 का पीक इधर तक पहुंच जाएगा। तो इसको हम एसिम्प्टोटिक आर वेव प्रोग्रेशन कहते हैं, कि जब आर वेव की प्रोग्रेशन ज्यादा हो नॉर्मल से। एक और कंडीशन है, इसको हम कहते हैं LBB, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसमें क्यों होते हैं इसके कॉन्सेप्ट को भी समझो। ये आपका हार्ट हो गया, नॉर्मली जब होते हैं आपकी ये वाली चीजें, ये और ये दोनों राइट और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये सिमल्टेनियसली दोनों स्टिमुलेट हो रहे होते हैं। तो इधर जो करंट्स पैदा हो रहे हैं और इधर जो करंट्स पैदा हो रहे हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और नेट आपका वेक्टर ऑफ डिपोलराइजेशन इसी डायरेक्शन में होता है। लेकिन अभी लेफ्ट साइड पे बंडल ब्रांच है, तो राइट साइड पे पहले डिपोलराइज होगा और लेफ्ट साइड बाद में डिपोलराइज होगा। तो राइट साइड जब ज्यादा पहले डिपोलराइज होगा तो ये डिसिंक्रोनाइज्ड होगी, ये इससे ये वाले करंट पहले पैदा होंगे और ये वाले बाद में पैदा होंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के करंट्स को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले डिपोलराइजेशन राइट वेंट्रिकल में ऑलरेडी हो चुका होता है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल बाद में होता है, तो ये सारे करंट जमा होते हैं। तो जब सही सारे करंट जमा होते हैं तो मीन वेव ऑफ डिपोलराइजेशन इसी डायरेक्शन की बजाय और भी इसी लेफ्ट साइड पे जाता है, क्योंकि अभी वो आर राइट वेंट्रिकल के जो करंट ऑफ डिपोलराइजेशन थे वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो इसी वजह से नहीं है कि वो तो ऑलरेडी पहले डिपोलराइज हो गया लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से।
तो इसी वजह से भी करंट ज्यादा V5 और V6 के करीब जाते हैं, तो V5 और V6 इसी वजह से भी ऊपर जाता है, उसका भी तल जो इसका रीजन है कि उसमें ये प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा हो रही होती है, दैट इज राइट वेंट्रिकुलर इन्फॉक्शन, राइट साइड इन्फॉक्शन है। उसकी क्या वजह है? उसका भी यही रीजन है। ये आपका हार्ट हो गया, तो जब ये वाला रीजन आपका इन्फॉक्ट हो गया तो अभी इस पे करंट्स कम जनरेट होंगे, और लेफ्ट साइड पे तो जनरेट हो रहे होते हैं। तो ये वाले करंट जो पहले लेफ्ट साइड के करंट को काउंटर बैलेंस कर रहे थे, कैंसिल कर रही थी और मीन इसी डायरेक्शन में रहता था। अभी ये वाले नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे सेल डेड पड़ी हुई है, तो ये वाले करंट ज्यादातर लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। तो अगेन V5 और V6 के डायरेक्शन में ज्यादा हो गया, तो V5 और V6 में पीक वेव बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और जिस तरह ये ज्यादा बनते हैं तो उस तरह ये V1 और V2 से करंट ज्यादा अवे जा रहे होते हैं, तो V1 और V2 में आर वेव जो है वो बहुत डीप बन रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं एसेंटुएटेड आर वेव प्रोग्रेशन। एक और कंडीशन है, इसको हम कहते हैं रिवर्स आर वेव प्रोग्रेशन। उसके कॉन्सेप्ट को भी समझे, उसमें ये आर वेव रिवर्स हो रही होती है, वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये नॉर्मल आर वेव है, मिसाल के तौर पे जब नॉर्मल आर वेव इस तरह हो रहे होते हैं प्रोग्रेशन, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इधर पीक बड़े हो जाते हैं और जब आगे जाके इस तरह हो रहा है। मिसाल के तौर पे ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं। एक कंडीशन है, इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें जब आपका पहला ये नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, ये देखो इसका हाइपरट्रॉफी हुआ है। तो पहले जब मीन वेक्टर आपका इसी डायरेक्शन में था और लेफ्ट और राइट के वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, अभी इतनी ज्यादा स्मॉल डीपोलराइजेशन इसी डायरेक्शंस में हो रहे होते हैं कि जो मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का वेक्टर है ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा होता है। तो राइट साइड पे आपके पास क्या लगा हुआ है, V1 और V2 लगा हुआ है। तो V1 और V2 पे आपके आर वेव्स बहुत बड़े बनेंगे। तो जब आर वेव्स इधर बनेंगे बड़े, इसी तरह फिर इस तरह V2 में भी बनेंगे ज्यादा आर वेव, ठीक है। तो जितना फिर V3 आएगा, V4 आएगा, V5 आएगा, V6 आएगा, तो मीन वेव ऑफ डिपोलराइजेशन टू V2 इसी रीजन में है। तो जितना आप V3, V4, V5, V6 में जाएंगे उतना मीन ऑफ व्यू डिपोलराइजेशन से आप अवे जा रहे हैं, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर आर वेव कम होगा, इस तरह होगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले इधर आर वेव छोटा था V1 में और V5 और V6 में बड़ा था। अभी क्या हो गया, V1 में बड़ा है और V6 में सबसे छोटा है। तो इसको रिवर्स आर वेव प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके एक और काज जो है दैट इज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले ये हुआ करता था कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दोनों इकट्ठे वो हो रहे थे। अभी राइट बंडल पे ब्रांच है तो लेफ्ट साइड पहले डिपोलराइज हो रहा होता है और राइट साइड बाद में डिपोलराइज हो रहे होते हैं। तो लेफ्ट जब आगे जाके तो उसकी डिपोलराइजेशन करंट खत्म हो जाते हैं, उसके बाद राइट वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहा होता है। तो ये जो पहले ये वाला वेक्टर नॉर्मली लेफ्ट साइड पे बना था, अभी लेफ्ट वाले इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले बनते। तो राइट वेंट्रिकल इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इस डायरेक्शन पे और इसी वजह से ये V1 और V2 में ज्यादा करंट पैदा होगा। इस तरह V3, V4 उसी कॉन्सेप्ट है। इस तरह को कॉन्सेप्ट जो है वो पोस्टीरियर MI और उसमें जो है अगर आपकी लेफ्ट साइड के वो डीप MI हो जाए तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको पुअर और वेव प्रोग्रेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि पहले अगर आपका प्रोग्रेशन इस तरह होता था, ये आपका V1 था और ये आपका V5 और V6 का था, या V5 कंसिडर कर लो या V6, चलो V5 कर लो, वो सबसे बड़ा होता है। अभी क्या हो रहा होता है, अभी ये हो रहा होता है कि आपका ये हार्ट है, इधर MI हुआ है आपका, ये वाला रीजन सारा डेड पड़ा हुआ होता है। जब ये वाला रीजन आपका डेड पड़ा हुआ होता है तो इधर क्या लगे होते हैं, V3 और V4। तो V3 और V4 में आपकी वेव्स जो है उसमें क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट्स नहीं होती, जो पीक वेव पहले आइडियली इधर आना चाहिए था वो अभी इधर आएगा क्योंकि वहां पे एक्टिविटी बहुत शार्ट होंगी क्योंकि सेल्स डेड पड़े हुए
मिसाल के तौर पे पहले अगर 1000 सेल पड़े हुई थी, अभी 100 सेल पड़े हुए हैं, तो 100 सेल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम होगी, तो उसका पीक उतना नहीं बढ़ेगा इतना। तो इसका जो वेव्स बनता है एक्चुअली वो इस तरह बनता है, ये भी बड़े होते हैं, दरमियान में ये डिप किया जाता है और फिर इस तरह बड़ा हो जाता है। ये दरमियान में V3 और V4 के रीजन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिल्कुल नेग्लिजिबल के करीब जाते हैं, तो वहां पे जो पीक बनते हैं वो बहुत छोटे बनते हैं, इतने बनते हैं। इवन ये वाला जो होता है ये भी इससे बड़ा होता है, V1 और V2 वाला, और V3 और V4 वाला डिप करते हैं, तो इसका जो वेव बनता है वो इस तरह बनता है, ठीक है, नॉर्मल से। तो ये और वेव प्रोग्रेशन की कॉन्सेप्ट थी। और वेव की प्रोग्रेशन हमने नॉर्मल डिस्कस की, फिर शिंटुएटेड और वेव प्रोग्रेशन बढ़ जाता है। और वेव प्रोग्रेशन नॉर्मली अगर पीक इधर आता है तो फिर पीक इधर आ जाता है, ठीक है। वो कौन सी कंडीशन वो मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी। फिर रिवर्स आर वेव प्रोग्रेशन, पहले V1 सबसे छोटा था, आर वेव V5 में बड़ा था, अभी V1 में सबसे बड़ा है और V6 में। क्यों ये आर वेव के प्रोग्रेशन हो रहे, उसकी अपनी काजेज है। और ये फिर पुअर आर वेव, जिसमें इंटीरियर एमआई में V3 और V4 में आपके करंट्स कम जनरेट होंगे, क्योंकि सेल बहुत ज्यादा डेड है। जब सेल डेड है, इसका डेड है, नेक्रोसिस इसका हुआ है और करंट्स कम जनरेट हो रहा है, तो V3 और V4 में पीक्स कम बनेंगे। जब पीक्स कम बनेंगे तो ये V1 और V2 वाला भी जो है इससे बड़ा होगा, दरम्यान में डिप आ जाएगी, इसको हम पुअर आर वेव प्रोग्रेशन कहते हैं। एक नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझे कि V3 और V4, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इसको सेप्टल लीड भी कहते हैं, फंक्शनली ये सेप्टम के साथ रिलेटेड है, इट्स नॉट एनाटॉमिकली। एनाटॉमिकली इसको राइट लीड्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंटीरियो सेप्टल लीड, और इसको हम लेफ्ट लीड कह रहे थे, V5 और V6 को। अभी क्या हो गया, अभी इस तरह हो गया कि सेप्टम रीजन की एमआई हो गई, इसका डेथ हो गया सेल्स का, तो V1 और V2 इसको डिटेक्ट करेंगे। जब यहां पे आपका डेथ होगा इंटीरियर रीजन में, तो वो आपकी V3 और V4 में उसके पैंडिंग्स होंगे। जब लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट लेटरल साइड पे, जो लेफ्ट सर्कम्फ्रेंस आर्टरी की वजह से होता है, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगले वीडियोज में, तो V5 और V6 इसको डिटेक्ट कर रहा है, तो V6 और V5 में इसके पैंडिंग वेस्ट एलिवेशन और स्टी डिप्रेशन और आर वेव में चेंजेस आएंगे। अगर बास टाइम इस तरह होता है कि एक्सटेंसिव डैमेज होता है, इंटीरियर भी इन्वॉल्व होता है और जाके जाके लेफ्ट साइड में भी, इसको एंटीरो लैटरल एमआई हम कहते हैं। तो उसी कंडीशन में पैंडिंग्स उसकी V3, V4, V5 और V6 चारों में होंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि मैंने कहा कि ये एक्सप्लेन कर लो आप लोगों के साथ, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आगे जाके जब आप एमआई को डिटेक्ट करेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में जो है जब आप इसको ईसीजी को डिटेक्ट करेंगे, तो फिर आपको इस चीज़ का जो है ज़रूरत आ जाएगा। अभी ये मैंने नॉर्मल ईसीजी लेके आई है, नॉर्मल तो मैं नहीं कहता फिलहाल, क्योंकि हमने इसको देखा नहीं है, इसमें तो पैंडिंग्स है लिटिल बिट, लेकिन इसमें असल में कह रहा हूँ आपको कि देखो, दिस इज लीड 1, फिर लीड 2, फिर लीड 3, फिर AVR, AVL, AVF, ये इसी सीक्वेंस से याद रखो। ये क्या हो गए, ये लिम लीड्स हो गए 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद क्या हो गए, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। देखें V6 में क्या पैंडिंग्स है, V6 में देखिए छोटा जो बना हुआ है, दिस इज आर वेव। ये जो छोटा बना हुआ है ये वाला, दिस इज आर वेव, और डीप जो बना है दिस इज एस वेव। लेकिन V6 में आ जाए, V6 में क्या है, बस टाइम एस वेव बनता भी नहीं है, ठीक है। इधर बना हुआ है, ये देखो, ये एस वेव है और बड़ा जो है ये आर वेव बनी हुई है, ये आर वेव है। तो ये वो आर की प्रोग्रेशन हो रही होती है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, इसको ट्रांजिशन जोन का हम कह रहे हैं। ट्रांजिशन जोन का कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोबारा ये पेज मैंने उठाया, ट्रांजिशन जोन। जब ये आर वेव की प्रोग्रेशन हो रही होती है ना, तो ये इस तरह होता है, जब V3 में पहुंच जाते हैं या V4 में, तो जो ऊपर वेव बनता है वो बिल्कुल नीचे वेव के बराबर होता है। जितना पीक ऊपर का आता है उतना पीक नीचे, जितना ये पीक है उतना ये भी पीक है। इसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। नॉर्मली ये V3 या V4 में होता है। जब ये अर्ली होता है तो इसको हम अर्ली ट्रांजिशन कहते हैं, और जब ये डिले हो रहा है V6 और V5 में हो रहा है, ये वो लेफ्ट एक्सिस और राइट एक्सिस डिविएशन की फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, तो इसको हम डिलेड ट्रांजिशन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट नोट कर लो। चलो, जो भी कमी विषय है कॉमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।